डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के फिजिक्स में जो 25 क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था जनवरी शिफ्ट में, उसको सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन को एक एक करके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। इसमें डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और कह रहा है वर्क डन पार्टिकल का 0 है तो बी का वैल्यू कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो पढ़े होंगे वेक्टर में, है ना। तो हम सब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए फोर्स कितना दिया हुआ, एफ का वैल्यू दिया हुआ ना 2y प्लस बीजे और प्लस के, ठीक है। फोर्स का वैल्यू ये दिया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना दिया हुआ, डी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिया आई माइनस 2j और माइनस के वेक्टर, ठीक है। अब हम सब वर्क डन बराबर जानते हैं क्या होता है, W बराबर एफ डॉट डी। तो जब इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है ना, तो 2 इंटू 1 होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2b, और ये क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो -1। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ से b का वैल्यू हमसे सॉल्व करेंगे तो 2b बराबर आ जाएगा 1, 2b बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, 1/, ये आंसर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल रीड स्फेरिकल बॉल है of mass m is dropped in a long vertical tube contains glycerine, यानी ग्लिसरीन एक ट्यूब में रखा हुआ, उसमें एक बॉल को गिराया जाता है। तो the velocity of ball becomes constant after some time. If the density of glycerine is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be। तो देखिए एक मान लिए कि आपका ट्यूब है, ठीक है, इस तरह से। अब ट्यूब है, इसमें क्या ग्लिसरीन भरा हुआ है टोटल, ठीक है, ग्लिसरीन भरा हुआ। अब बॉल को है ना, एक स्फेरिकल बॉल है जिसको हम सब गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ देर बाद ये पानी के अंदर जाएगा तो कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तो हम सब पढ़े हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी से ये नीचे जाता है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इस पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो ए बराबर हम सब पढ़े हैं कि ए बराबर क्या होता है, dv/dt। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, एक्सीलरेशन। तो इस पे नेट फोर्स इस समय क्या लगेगा, 0। अगर एक्सीलरेशन नेट आपका 0 हो गया, ए नेट, तो एफ नेट भी क्या हो जाएगा, 0। और इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि डेंसिटी जो ये लिक्विड का है, ग्लिसरीन का डेंसिटी जो है, या क्या क्या लिक्विड का अगर ये स्फेरिकल बॉल का डेंसिटी हम सब रो लिखें तो इसका क्या है, आधा हो जाता है। आधा दिया हुआ है, ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या है, स्फेरिकल बॉल के डेंसिटी का आधा है, ठीक है। तो अब हम सबको देखना है कि ये जब बॉल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो उस समय आपका विस्कस फोर्स कितना होगा। तो इस लिक्विड में अगर यहाँ पे हम सब ड्रॉप को दिखाएं, ड्रॉप को हम लोग मान लीजिए ड्रॉप है, ठीक है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जब ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है। लिक्विड के अंदर ये है तो क्या क्या लग रहा है इस पे फोर्स। तो पहले से इसका मास लगेगा नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, mg। स्फेरिकल बॉल का देखिए मास दिया हुआ है m, ठीक है, तो mg नीचे लगेगा। अब लिक्विड क्या करेगा, ऊपर बायनसी फोर्स लगाएगा, Fv, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, लिक्विड जब नीचे जा रहा है तो यहाँ पे लिक्विड हम सब पढ़े कि विस्कस फोर्स लगता है, तो जिधर मोशन होते रहेगा उसके अपोजिट में लगता है ना, जस्ट लाइक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा जस्ट लाइक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। अब इस समय क्या हो रहा है कि नेट फोर्स, नेट एक्सीलरेशन क्या है, 0, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो इस केस में हम सबका ऊपर वाला फोर्स बड़ा नीचे वाला फोर्स, क्यों, क्योंकि इस समय एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या है, 0 है, एफ नेट 0 है, मतलब कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर। तो हम सब कह रहा है विस्कस फोर्स कितना होगा, तो वहां से हम सब सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला फोर्स बताइए कितना, एफ बी प्लस एफ बी है, बराबर कितना लिखेंगे, एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है विस्कस फोर्स ये निकालने के लिए, ठीक है। तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ बी। अब बायोन्सी फोर्स क्या होता है, जितना मतलब कि पानी को डिस्प्लेस कर
पानी को डिस्प्लेस करेगा ये स्फेरिकल बॉल, उतना ही लिक्विड ऊपर फोर्स लगाता है ना। तो हम सब देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ mg तो लिखेंगे, माइनस यहाँ डेंसिटी ऑफ किसका लेंगे, ग्लिसरीन का, गुने वॉल्यूम, ठीक है, गुने जी, है ना। मास ऑफ ग्लिसरीन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन गुने वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, जितना हम सबका डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, लिक्विड को। तो यहाँ पे हम सब देखिए पहले से जानते हैं कि m जो है मास जो ऑब्जेक्ट का मास, वो क्या है, रो इंटू जी के बराबर इंटू भी, रो भी मास बराबर क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है शुरू में, है ना, लिक्विड का डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम है, ये क्या है, स्फेरिकल बॉल का मास बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर ग्लिसरीन का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ से mg हो गया, माइनस यहाँ ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या होगा, रो बाई 2 इंटू भी इंटू जी, ठीक है। अब वहां से हम सब सब्स्टिट्यूट करें तो रो इंटू भी कितना है, मास के बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, mg माइनस रो इंटू भी कितना लिखेंगे, m के बराबर, तो mg बाई 2। तो फाइनली जो होगा विस्कस फोर्स कितना आ जाएगा, mg माइनस mg बाई 2, तो कितना आ जाएगा, mg बाई 2 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यानी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर किए, उसके बाद हम सबको जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मतलब मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हम सब ग्लिसरीन का जो है वो क्या किया, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ग्लिसरीन का क्या है, स्फेरिकल बॉल के जो डेंसिटी है उसका आधा है, यहाँ रो बाई 2 लिख दिए, इंटू भी, रो इंटू भी क्या हो जाएगा, मास के बराबर, क्योंकि इतना ही क्या है आपका मास है स्फेरिकल बॉल का, ठीक है। तो यहाँ से हम सब कर दिए mg माइनस mg बाई 2, तो यहाँ से आ गया mg बाई 2 आपका स्फेरिकल बॉल पे जो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा वो निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रे ऑप्टिक्स का है। इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले बहुत बार पूछा भी गया जेईई में। इसमें क्या किया, देखिए स्फेरिकल थिन बाय कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको क्या कर दिया गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट काट दिया गया और एक क्या परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के काट दिया। तो इस तरह से हम सब क्या होगा कि शुरू में दिया होगा कि ए बी या सी डी के लोग काट दिया, तो कह रहा ओरिजिनल इसका लेंस का जो है पावर जो है, शुरू में जो ओरिजिनल पावर लेंस का कितना है 4 डायोप्टर, ठीक है। तो बोल रहा है कट कर देने के बाद देन द पार्ट ऑफ डिवाइडेड लेंस। तो डिवाइडेड लेंस देखिए शुरू में जब पी आई 4D है तो हमसे जानते हैं स्फेरिकल, अगर पूरा लेंस है बाय कॉन्वेक्स लेंस तो हमसे जानते हैं 1/f बराबर क्या पड़े हम सब, म्यू माइनस 1। अगर स्फेरिकल है तो हमसे क्या लिखते हैं 1/r1, तो r1 r हो जाएगा, माइनस 1/r2 भी क्या होगा माइनस r। उधर वाले लेंस के लिए अगर प्लस लिखेंगे तो इधर वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा माइनस r। तो यहाँ से हम तो जानते हैं यही तो पावर होता है ना लेंस का, पी बराबर क्या लिखते हैं 1/f। 1/f क्या लिखेंगे, पावर ऑफ इनिशियल जो लेंस का दिया हुआ है 4D है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो ये आपका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस का। अब ये क्या करना है कि जब लेंस कट कर देंगे हम सब, तो एक पार्ट का देखना है पावर कितना होगा। तो एक पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, तो एक पार्ट जो ऐसा होगा तो ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका तो वही लेंस जैसा बिहेव करेगा। इसका क्या होगा, इसका हम सब देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर ही कहीं होगा आर पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इतना दूर पार्ट क्या है, ये आपका जो बन जाएगा प्लेन हो जाएगा, प्लेन मिरर जैसा हो जाएगा। तो हम सब यहाँ से करेंगे प्लेन। तो पी एफ जब लिखेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रहेगा म्यू माइनस 1, वही फॉर्मूला लगाएंगे म्यू माइनस 1 इंटू, अब जब लिखेंगे तो 1/r तो लिखेंगे इसके लिए, ये वाला पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसके लिए जो हम सब लिखेंगे तो ये क्या है आपका जस्ट लाइक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। तो प्लेन मतलब कि आपका क्या हो गया, लेंस हो गया, प्लेन लेंस है ना। प्लेन लेंस के लिए क्या होता है, प्लेन लेंस के लिए हमसे जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन लेंस का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू माइनस 1/r, ये आपका पावर हो गया फाइनल, है ना। तो यहाँ से हम सब बराबर करें तो म्यू माइनस 1/r कितना हो जाएगा, पी आई बाई म्यू माइनस 1/r का वैल्यू निकाले तो 2D के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर म्यू माइनस 1
बाई आर का वैल्यू निकाले तो कितने का हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2d। अब इसी का वैल्यू हम सब क्या है यहाँ रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई आर का वैल्यू कितना 2d, यानी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी कि जब हम सब कट करेंगे फोर इक्वल इक्वल पार्ट में, तो ईच पार्ट कितना का पावर कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूनिट डायमेंशन का एरर वाला। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बहुत बनाए होंगे। परसेंटेज एरर निकालना है किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी बड़ा हम तो जानते हैं क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब ये देखिए ये आपका क्या है, वायर है। वायर है किस टाइप का है, वायर तो जानते हैं ना इस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेड क्या क्रॉस सेक्शनल पार्ट का रेडियस अगर आर है और ये लेंथ एल है, तो हमसे जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया, इसके अनुसार हम तो डेंसिटी बड़ा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा डेंसिटी बड़ा। अब हम सबको इस क्वेश्चन में देखिए मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज डेंसिटी में कितना होगा वायर का, तो हमसे क्या लिखेंगे, हम तो जानते हैं परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम सब लिखते हैं डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 बराबर डेल्टा एम बाई एम प्लस क्या हो जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये सब पढ़ा हुआ है आपका। डेल्टा एल बाई एल इंटू क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब सबको वैल्यू रखना है। देखिए डेल्टा एम का वैल्यू कितना है 0.003, ये देखिए ये वाला पार्ट है ना। अब बटा कितना हो जाएगा, मास टोटल कितना है 0.6 है ना। उसके बाद फिर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.03 है ना, 2 इंटू 0.01 है ना डेल्टा बटा आर कितना दिया 0.5 प्लस हम सब लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, तो डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल दिया 0.05 और कितना हो जाएगा 10। इसको कितना से गुना करेंगे, हम सबको परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 100 जाके इससे गुना होगा तो 0.3 बाई 0.6 कितना हो जाएगा 1/2 होगा, तो ये 0.5 हो गया। 100 जाके इसमें गुना हुआ तो 0.3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0.6, तो 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5। यहाँ से इसको 100 से गुना किया तो कितना हो गया 2 बटा 0.5, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 को आधा से डिवाइड करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर ये जाके इससे क्या हुआ तो कितना हो जाएगा 5 बटा 10 मतलब 0.5, तो हम सबका परसेंटेज यही आ जाएगा 4 1 5, आधा आधा जुट गया तो 5 हो गया। तो इस समय क्या होगा डेंसिटी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन था ना, 5वां क्वेश्चन से देखते हैं, कंटिन्यू। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए ये, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है देखिए कि आपका एक डायपोल है, डायपोल का एक्सियल पोजीशन में ए पॉइंट दिखाया है, वहां का पोटेंशियल आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम तो इसको डायग्राम को थोड़ा इधर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका जो एक्सिस है और डायपोल कहीं यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला पार्ट में डायपोल है। अब ये डायपोल का है ना 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक एक्सियल में है यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट दिया है क्वेश्चन में 8 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहाँ का आपका है ना ये दे दिया है ई नॉट, क्वेश्चन पढ़िए देखिए ये लिखा हुआ है ये क्या है वी नॉट है। यहाँ का आपका दोनों चीज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, ये दे दिया। अब आपको पूछ रहा है ना कि 2r डिस्टेंस पे बी एक पॉइंट लिया है, कितना डिस्टेंस पे लिया है यहाँ से 2r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी और वीबी कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखिए डायपोल क्या होता है, डायपोल में पता है ना 2 चार्ज होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस 2a, और इसका क्या होता है सेंटर कहीं यहाँ मिडिल में होता है। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल बोलेगा तो बताइए यहाँ पे बी पॉइंट क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ पे कहीं है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा सेम ही होगा डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर इसको एक्स मान ले ये टोटल, तो कितना हो जाएगा बताइए
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि के क्यू बटा आर होता है ना, तो के क्यू बटा एक बार ये डिस्टेंस एक बार ये डिस्टेंस, लेकिन एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। पहला तो आपको देखिए पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा बी पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पोजीशन में हम सब पढ़े भी हैं ऐसे भी, इक्वेटोरियल पोजीशन में डायपोल के द्वारा पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, जीरो ऑप्शन देखिए किसमें है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछ रहा था, जीरो किस किस में है, देखिए जीरो और जीरो, ये और ये ऑप्शन, ये दोनों में से कोई होगा। अब हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो बताइए कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक्सियल में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp बटा आर क्यू, ये सब बताया हुआ। अब ये आर डिस्टेंस है तो 2kp बटा आर क्यू हो गया। यहाँ पे जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2kp। अब डिस्टेंस कितना है 2r है, तो 2r के पावर कितना हो जाएगा 3, 2kp बटा आर क्यू होता है। लेकिन चूंकि ये क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है kp बटा आर क्यू, केपी बटा आर क्यू हो जाएगा। इस डायपोल का ये पॉइंट क्या है इक्वेटोरियल में, तो केपी बटा आर क्यू होता है 2r क्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सब क्या करेंगे केपी बटा 8r क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए केपी बटा आर क्यू का वैल्यू क्या होगा ई नॉट बाई टू, यहाँ से हम सब क्या करेंगे केपी बटा आर क्यू निकाल ले तो कितना आ जाएगा ई नॉट बाई टू, यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ई नॉट बाई टू। अब इसी का वैल्यू क्या करना है इसमें रख देना, तो कितना आ जाएगा केपी बटा आर क्यू की जगह ई नॉट बाई टू रखेंगे तो ई नॉट बाई कितना आ जाएगा 16, ई नॉट बाई 16 देखिए और आपका जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में छाट लिया, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इन फैराड। तो हम सब कैपेसिटेंस का सब देख लेते हैं, एनर्जी वाला फार्मूला देखते हैं, उससे हम सब आराम से क्या करते हैं यूनिट डायमेंशन में उसी का यूज करके हम सब कैपेसिटर का निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या है एम एल टी एंड सी आर द मास लेंथ टाइम एंड चार्ज, ये चीज ध्यान में रखना है कि सी ये जो लिया है ना ये चार्ज को लिया है कूलम, इसी के टर्म में आपको निकालना है, सी यहाँ पे कूलम के टर्म में आपको ही निकालना है। फैराड दिया हुआ ना आपको, ठीक है। तो हमसे जानते हैं कैपेसिटर, पहले प्लेट कैपेसिटर में हम तो पढ़े कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर डायरेक्ट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो कितना होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, इस फॉर्मूला का यूज करके हम सब निकाल लेंगे। तो c क्या है, c यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या है यही कैपेसिटर है ना, तो इसका हम सबको निकालना, तो c बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ई, जहाँ पे ई क्या है एनर्जी, एनर्जी तो वर्क के बराबर होता है। अब यहाँ से डायमेंशन लिखते हैं, तो क्यू का डायमेंशन क्या है, क्यू तो कूलम भी है ना, चार्ज क्या है कूलम, तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ये सी को हम सब क्या लिख रहे हैं कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या होता है फैराड, फैराड का डायमेंशन लिखना है। पहले तो ये हो गया सी स्क्वायर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो दो नंबर है, इसको हटा दीजिए, इसका क्या होगा डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो किसका होता है एनर्जी का। अब यहाँ से लिख लीजिए कितना हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 2 और c के पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। तो m के पावर -1 l के पावर -2 t स्क्वायर और c स्क्वायर ऑप्शन आपका डी में है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये देखिए ये आपका दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन ए सर्किल, मतलब ये पहले भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हम सब आपको पढ़ाए थे क्या मोशनल ईएमएफ, वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर में अगर हम सब मूव कराए या मूव करके अंदर घुस रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका सर्कुलर पाथ हो जाता है, ठीक है। वहां से हम सब रेडियस का फॉर्मूला निकाले थे कितना mv बटा क्यूबी, है ना। वहां पे क्या होता था आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के द्वारा होता है, तो वहां से हमसे निकाले थे क्या क्यू बी जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ये क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है mv स्क्वायर बाय आर। यहाँ से हमसे रेडियस निकाल लिए थे, अगर यूनिफॉर्म mv बटा क्यूबी होता था रेडियस, ये रेडियस हमसे निकाले थे वहां, है ना। तो इसका जरूरत पड़ेगा अभी, है ना। तो कह रहे रेडियस इफ बोर्स क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, तो बोर क्वांटाइजेशन में हमसे पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई 2 पाई,
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम तो जानते हैं एम बी आर साइन थीटा होता था। यहाँ पे हम तो परपेंडिकुलर केस ही ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो मोशन होगा वो क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री है ना। तो एम बी आर क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ से आप अगर एम भी लिखे, हम सबको क्या निकालना है, कह रहा है कि आपका रेडियस निकालना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, एन का वैल्यू 2 होता है। ग्राउंड में आपका एन का वैल्यू 1 होता है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ से हम सब 2 रख दे तो कट जाएगा। तो एम बी आर बराबर कितना आ जाएगा, एन की जगह 2 रख दिए तो कितना आ जाएगा, एच बाई पाई। समझ में आया यहाँ तक? अब एम भी का वैल्यू हम सबको क्या रखना है, हम सबको निकालना है रेडियस। तो यहाँ पे हम सब ये आर स्मॉल आर ही यहाँ ले लेते हैं, रेडियस आर। आर बराबर क्या हो गया, एम बी बाई क्यू। तो अब आर की जगह हम सबको क्या करना है, आर ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आर निकालना है हम सबको, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम वैल्यू। तो यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं, एम बी की जगह लिखेंगे क्यू बी आर। क्यू बी आर हम सब लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे क्यू बोल रहा है इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए ई बी आर। क्यू क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो क्यू बराबर ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो ई बी आर कहाँ से लिखे, एम बी यहाँ से लिख लिए। एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ई बी आर लिख लिए, इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पाई, जहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। यहाँ से हम तो रेडियस निकाले आर, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच बाई पाई ई बी। यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर एच बाई पाई ई बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। रेडियस क्या हो जाएगा, एच बाई पाई ई बी। ये देखिए आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है कि डायटोमिक गैस है जिसका सीपी बाई सीवी फॉर रिजिड मॉलिक्यूल। तो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं 5 होता है ना। अब दिया है फॉर गामा 2 दिया है सीपी बाई सी के ऊपर अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल बट आल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड। इसमें कह रहा है ना कि जब वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तब उस समय केस में हम सब क्या लेते हैं, नॉट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए हम सब 5 लेते हैं। अगर वाइब्रेशन हो रहा है, हम सब अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो 2 और इसमें जुट जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 7 हो जाता है इस केस में डायटोमिक में। 5 लेते हैं और 7 लेते हैं, है ना। तो इसमें कह रहा है कि गामा कौन सा बड़ा होगा, तो हम तो जानते हैं गामा बड़ा क्या होता है, 1 प्लस 2 बाई एफ। तो पहले वाले केस में ये लिया है गामा 1 जब रिजिड मॉलिक्यूल है, जब वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो ये वाला फॉर्मूला हम तो पढ़े हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके बीच में रिलेशन गामा के बीच में। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो देयरफॉर सेकेंड वाले मोस्ट में क्या होगा, गामा 2 में आपका क्या होगा, घट जाएगा ना, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। इस केस में गामा 2 क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। और इस केस में गामा 1 क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। तो गामा 1 ग्रेटर देन गामा 2, यानी पहले वाले केस में क्या होगा, ज्यादा वैल्यू आएगा। और उसे भी देखे होंगे क्या होता है, आप पढ़े होंगे गामा, तो गामा सबसे ज्यादा मोनोएटॉमिक के लिए होता है ना। 1 प्लस 2 बाई एफ करते हैं ना, मोनोएटॉमिक के लिए 3 लेते हैं। उसके बाद 1 प्लस 2 बाई एफ करते हैं तो कितना, 5। तो ये वाला वैल्यू कमते जाता है ना धीरे धीरे। शुरू में क्या रहता है 1.67, इस केस में कितना होता है 1.4 हो जाता है। तो घटते जाता है जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। अगला देखिए ये क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है जो मूव कर रहा है, मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, ठीक है, फील्ड रीजन टू ए फील्ड फॉर्म, यानी कि एक फील्ड है जो मैग्नेटिक जो यूनिफॉर्म, उससे क्या हो रहा है, एक लूप जो है वो बाहर निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वैसा रीजन में जा रहा है। और उस समय दिया है कि ये मोशन हो रहा है मेटालिक लूप का, वो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो यानी v कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो हम सब कह रहा है कि व्हेन द लूप इज पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जब अंदर है पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस समय उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू वहां पे कुछ है, ठीक है। तो वहां से ईएमएफ हम तो लिखेंगे, तो ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, मोशनल ईएमएफ में भी पढ़ाए थे,
ई का वैल्यू निकाले थे तो कितना आता था, बी एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा इन मैक्सिमम के केस में, बी एल बी हम सब ले लेते हैं मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, वेलोसिटी भी आपका कांस्टेंट। मतलब शुरू में क्या है कि इस तरह से मान लीजिए कि फील्ड होगा, क्रॉस ही हम तो दिखा रहे हैं। तो शुरू में क्या है, लूप जो कुछ ऐसा करके है, जो आपका क्या है, थोड़ा सा लूप क्या है अंदर में है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद ये क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस समय कह रहा है कि ग्राफ जो होगा ईएमएफ का, इमोशनल ईएमएफ का टाइम के साथ क्या होगा। तो देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया ना, तो कांस्टेंट आ गया तो क्या होगा, टाइम हम सब बढ़ाएं चाहे घटाएं, ई का वैल्यू क्या होगा, बी एल भी होगा। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक हम सब डीसी करंट में पढ़े थे ना, उसी तरह टाइम बढ़ाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, इसमें दिया है कि एक लाइट सोर्स है जिसका वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स ए मेटल surface and electrons are ejected with the maximum kinetic energy 2 electron volt, यानी कि के मैक्स दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द वेवलेंथ, अब वेवलेंथ को आधा कर दिया, तब कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अगर दे दिया है कि वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हैं कि क्या होता है, हम सब पढ़े हैं कि एनर्जी जो ई बड़ा एस सी बाय लैम्डा जो लिखते हैं, वो क्या होता है, दो फॉर्म में यूज होता है। पहला क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में, के मैक्स, है ना। तो यहां से हम सबको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला केस में देखिए क्या होगा, जब एनर्जी ई बड़ा एस सी बाय लैम्डा है, तो ये देखिए वर्क फंक्शन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहला केस में एस सी बाय लैम्डा लिखे तो कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 हम तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस हम तो लिखेंगे। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि लैम्डा जो इल्यूमिनेट कर रहा था, वो क्या कर दिया, आधा कर दिया उसका वेवलेंथ। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा को आधा किया तो लैम्डा बाय 2 लिखेंगे, 2 ऊपर गया, बराबर क्या हो जाएगा। अब वर्क फंक्शन तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। ठीक है, आप कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेकेंड केस में बताना है कि इस केस में कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हम सब देखिए एस सी बाय लैम्डा यहाँ से पुट कर देते हैं सीधे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एस सी बाय लैम्डा पुट करेंगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। बराबर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम सब फिलहाल एक्स लिख लेते हैं, यही निकालना था। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये पेंडुलम है। पेंडुलम का टाइम पीरियड आपका जानते हैं क्या होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लिखते हैं टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव लिखिए। अब जब लिखिए ना फॉर्मूला जी इफेक्टिव, क्योंकि आपका जो होगा लेंथ तो पेंडुलम का फिक्स होगा, यहाँ पे ले जाइए अर्थ पे एक्सपेरिमेंट करिए या दूसरे ग्रह पे, लेंथ तो फिक्स होगा, चेंज क्या होगा जी, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाने पे क्या घटता होता है। और जी का वैल्यू हमसे पढ़े, जी बराबर क्या होता है, जी रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी से आप जानते हैं ना, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट लिख सकते हैं, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब प्लेनेट में आपका अर्थ भी हो सकता है ना। तो कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, इज टेकन एट प्लेनेट ऑफ मास एंड रेडियस 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली देन द अर्थ, यानी अर्थ के रेडियस से जो है मास को क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया और रेडियस को दुगना कर दिया। तो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम ऑन द अर्थ एंड द प्लेनेट। तो अगर मास को हम सबको कह रहा है तो यहाँ से हम तो देख लेते हैं, जी प्लेनेट लिखे, ये क्या है लिख रहे हैं, ये अर्थ के लिए हम तो जानते हैं ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है प्लेनेट का जी वहां पे निकालेंगे, जब मास को क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, तो जी क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, और रेडियस को क्या कर रहा है डबल कर दे रहा है, डबल करेंगे तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, 2r रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दिया तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, प्लेनेट का फिर देखिए जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी प्लेनेट भी निकाले तो gm बाय आर स्क्वायर। अभी भी आपका क्या हो रहा है, प्लेनेट और अर्थ का
अभी भी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो यानी जी इफेक्टिव भी क्या होगा, यानी दोनों केस में जी वैल्यू सेम है, देयरफॉर टाइम पीरियड सेम होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा केस क्या है, द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज एट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट, यानी दोनों जगह जो होगा मास पेंडुलम का कांस्टेंट रहता है, तो हम तो जानते हैं तो मास तो सभी जगह कांस्टेंट रहता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले वाले एक्सेलरेशन का, तो देयरफॉर हम सब क्या टिक करेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हम सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें टॉर्क निकालना, तो टॉर्क निकालना तो हम तो जानते हैं टॉर्क पर क्या लिखते हैं, आर कॉस एफ, तो आर और एफ देखिए और उसका निकाल लीजिए वेक्टर से, कितना करेंगे, आई जे के लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आर खोजिए और एफ खोजिए, तो आर कितना दिया हुआ है देखिए, पोजीशन वेक्टर दिया है आई जी प्लस जे प्लस के, तो 1 1 1 हो जाएगा, उसके बाद एफ कितना है, 2 1 2 है ना, 2 1 2 है ना, 2i प्लस 2j प्लस, यहाँ से निकाल लिया, तो आई लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, तो 2 में से गया 1 हो जाएगा, माइनस बीच में लिखते हैं जे, तो जब इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, प्लस के लेंगे तो क्या हो जाएगा, के लेंगे तो 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, फाइनली कितना आ जाएगा आई, ये तो जीरो हो जाएगा, तो आई माइनस के, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, आई माइनस के आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। अगला दिया है आपका देखिए एक्सेलरेशन रीजन, फिर दिया है कि आपका जो एक यंग वाईडीएसई में फ्रिंज प्रोड्यूस बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू द ब्लू लाइट, तो हमसे जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अगर लिखे रेड के लिए लिख रहे हैं मान लिया, तो कितना होता है डी लैम्डा रेड लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर बाय डी, है ना, जहां पे कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, है ना, और ये क्या होता है स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, है ना, तो यहाँ पे अब ये लैम्डा देखिए वेवलेंथ होता है लाइट का, है ना, यहाँ रेड लाइट हम तो जानते हैं क्या लिखते हैं वेव गाइड, तो वेव गाइड से हम तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, जिसका डेविएशन सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो डेविएशन सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम जब अगर वेवलेंथ होगा तो बीटा का वैल्यू भी तो बड़ा होगा ना, यानी कि स्लिट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो स्लिट का अब यहाँ पे वायलेट देखिए, वायलेट का वेवलेंथ इसके रिस्पेक्ट में तो कम है, तो यानी बीटा ब्लू अगर हम तो निकाले ब्लू कलर के लिए, तो ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होगा, इससे तो कम होगा, तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसका क्या है रेड सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो यहाँ पे पहला तो गलत हो जाएगा, है ना, तो रेड लाइट का क्लोजर तो नहीं होगा, उसका बीटा और डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि बीटा का वैल्यू बड़ा है ना, तो पहला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा करा द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हाँ ये तो सही, फ्रिंज क्या होता है वेवलेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका देख लीजिएगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए गलत है और रीजन आपका सही है, तो इसमें और ऑप्शन नहीं दिया कर लीजिएगा, तो पहला गलत हो जाएगा, रीजन वाला सही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिया है कि एक बॉल है जिसका मास कितना है 100 ग्राम, इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाना, उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। अब कह रहा है कितना डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी का ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना घट जाएगा, तो हम सब देखिए शुरू में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल ही लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2, मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 100 ग्राम है, तो केजी बदल दिया 0.1, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 है ना, तो 4 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो कितना जाएगा 200, तो यानी कितना आ गया 20 जूल, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना दिया 20 जूल, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इसको प्रोजेक्ट किए तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, तो इस समय क्या होता है सिर्फ ये वी वाई तो जीरो हो जाएगा इस समय, और सिर्फ रहेगा आपका क्या वी एक्स, तो वी एक्स किसके बराबर होगा यू एक्स का, यू एक्स कितना होगा यू कॉस 60 डिग्री, अब यू का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, यू का वैल्यू आपका 20 मीटर पर सेकंड दिया, तो उस समय क्या होगा 20 गुने 1/2, इस समय जो हम सब वी एक्स निकाल रहे हैं कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस फाइनल पॉइंट पे देखें, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखे तो हम तो क्या लिखेंगे 1/2, मास तो वही होगा 0.1 इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ से 50 गया कितना आ जाएगा 5 जूल,
5 जूल आ गया तो इसमें कह रहा है कितना डिक्रीज हुआ, तो 15 जूल का डिक्रीमेंट हुआ है ना, कितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया था 15 जूल। अगर ऑप्शन में देखिए 5 जूल भी दिया है, कोई लड़का सोचेगा 5 जूल डायरेक्ट काइनेटिक है, फाइनल नहीं पूछा है, बोल रहा कितना डिक्रीज हुआ, 20 जूल पहले था 5 जूल हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ 15 जूल का। ये सब ध्यान देना। अब ये देखिए क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन दिया है कि आपका इस तरह से आपका ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, एक पोर्शन का रेडियस क्या है 2r है, एक पोर्शन का रेडियस r है, ठीक है। अब शुरू वाला पॉइंट जो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, एरिया। अब ये अलग दिया है कि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये डबल है, ठीक है। अब कह रहा है कि वाटर जो इंटर कर रहा है इधर से इंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी आपका दे दिया v1, मान लीजिए v1 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए 2 मीटर पर सेकंड, तो कह रहा है v2 कितना होगा, यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, तो हमसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, a1 v1 बराबर a2 v2। अब रख देंगे वैल्यू, तो a1 क्या लिखेंगे पाई 2r का स्क्वायर है ना, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर बराबर a2 क्या हुआ इंटू v1 भी लिखना है ना, तो v1 आपका क्वेश्चन में जब इंटर कर रहा है तो उस समय वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 दिया है, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अब a2 देखेंगे तो a2 कितना है, सेकंड वाला का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, वेलोसिटी आपका क्या है क्वेश्चन में दिया है v2 तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, तो यहाँ से v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 गुणे 2 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था क्वेश्चन दिया है ना। मतलब क्या इसका हुआ कि अगर हम सबका जो होल है वो अगर क्या हो जाए ट्यूब का छोटा हो जाए तो उस समय पानी तेजी से निकलेगा, ठीक है, तो पानी का स्पीड यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ कम, जितना ज्यादा एरिया रहेगा वेलोसिटी पानी आराम से धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अगर हम सब क्या करें ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दो तो वहां से पानी तेजी से निकलेगा, ठीक है। फाइनली a1 v1 a2 v2 सेम ही आएगा, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो सेम ही रहेगा। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, तो आपको याद रखना है क्या कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और मास जो होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन कौन होता है जो मास और साइज पे डिपेंड करे, तो इसमें इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और मास जो होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, और प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी जो है इंटेंसिटी वेरिएबल होता है, ये इंटेंसिव वेरिएबल, ये याद रखना। तो इसका और वॉल्यूम टेम्परेचर और डेंसिटी और इंटेंसिटी ये गलत है, वॉल्यूम जो होता है क्या होता है आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, मास टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ये वाला भी गलत है, एक्सटेंशन नहीं होगा, है ना। तो ए और बी इसमें सही होगा। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और क्या मास, ये तीनों क्या होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, ये आपका साइज पे डिपेंड करता है ना, साइज और मास पे डिपेंड करता है, साइज और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक। एक्सटेंसिव वेरिएबल इंटेंसिव वेरिएबल आपको केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत शायद पढ़ना होगा, ठीक है, वहां देखिए थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरेटिकल है आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए सर्कुलर मोशन का है, तो सर्कुलर मोशन का दिया हुआ है कि इसका मास जो है 100 ग्राम है, एक ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 2 मीटर है, ठीक है, और ऑन वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर, यानी वर्टिकल प्लेन में ऐसे करके हम सब बॉल को घुमा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन देखिए पूछ ही देता है ना। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी। देखिए आपका है ना 22 जनवरी शिफ्ट 1 में भी दिया है, ठीक है, अभी 22 जनवरी शिफ्ट 2 में भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पे देखिए हम वहां पे फॉर्मूला बताए थे, अगर पहला वाला वीडियो देखिएगा, तो किसी भी पॉइंट पे निकालना तो उसका फॉर्मूला हम सब क्या लिखे थे बताइए। अगर मान लीजिए भी किसी पॉइंट पे निकालना है, भी मान लिया यहाँ पे बी पॉइंट पे ही निकालना है, तो बीबी जो लिखते हैं ये क्या होता है बीबी का स्क्वायर बराबर हमसे लिखे थे यू स्क्वायर माइनस 2GR इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम तो निकाल के रखे हैं। किसी भी एंगल पे VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, अगर आपको एंगल जो है वर्टिकल से दिया हुआ है वो वाला एंगल लेना है, यहाँ एंगल थीटा कौन सा लेना है फ्रॉम द
वर्टिकल से हम सबको एंगल लेना है, ये वाला थीटा। बस अब खेला खत्म। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी बी और सी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी अब लिखेंगे बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, m/2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, VB² बटा VC²। हाफ MB² लिखेंगे, हाफ MVC² लिखेंगे, दोनों जगह तो वो कट जाएगा। अब हम सब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं वो वाला, ठीक है। तो U² कितना दिया हुआ, 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100। शुरू वाला वैल्यू की तो पता है, -2, G का वैल्यू 10, R का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 2 दिया हुआ, 1 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा इस केस में कितना 30 डिग्री है, 30 कितना हो जाएगा √3/2। अब नीचे वाला क्वेश्चन में देखिए VC निकालना है, VC²। तो VC² फिर लिखेंगे 100 -2, G की जगह फिर 10 हो जाएगा, R की जगह फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा। तो अब एंगल कितना लेंगे, 30 और 90 कितना हो जाएगा 120। तो 120 का वैल्यू होता है -1/2। अब ये दोनों का रेशियो लिखेंगे, तो 100 में से 40 गया तो 60 हो जाएगा, है ना। 60 इसको पहले गुना ही कर लेते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 इंटू 2 माइनस √3/2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 इंटू, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ 2 से गया कितना वन में 30, 1 माइनस 3/2, 2GR 1 माइनस तो ये हुआ 3/2, 3/2 यानी यहाँ पे, यहाँ 40 होगा, सॉरी यहाँ भी आपका 40 होगा ना। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और आर भी दिया हुआ 2 मीटर। यहाँ सॉल्व किए तो यहाँ से देखिए 2 से गया 20 बार में, यहाँ से 2 से गया 20 बार में, तो ऊपर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 में से 60 गया तो कितना हो, 100 में 40 गया तो 60 हो जाएगा, और ये जब जाके इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा +20√3, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 100 में 60 जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस √3 ये आपका 6, यानी कि 2 कॉमन ले लिए 3 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 0 0 तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √3/2। आंसर कौन हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए दिया है कि एक प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है, a proton is moving undeflected in a region of cross electric and magnetic field at a constant speed of 2 into 10 to power 5 meter per second. When the electric field is switched off, the proton moves along a circular path of radius 2 centimeter. The magnitude of electric field is इतना, then the value of x is। तो इसमें देखिए अगर दिया है क्वेश्चन में कि अनडिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और अनडिफ्लेक्टेड, तो वहां पे क्या होगा दोनों फोर्स बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों बराबर होगा, तभी तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहेगा, प्रोटॉन जो रहेगा आपका अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों वहां पे बराबर होगा, तो यानी कि क्या होगा नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, तो अनडिफ्लेक्टेड होगा। तो यहाँ इस केस में हम सब क्या करें, Q से Q तो कट गया, तो हम सब रिलेशन निकाले, तो E और B में कितना आ गया, यहाँ से हम सब B बड़ा लिखे, तो B बड़ा आ जाएगा क्या E/B। अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B बड़ा कितना आ जाएगा E/B, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमसे देखे कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया गया। अब प्रोटॉन जो होगा क्या होगा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हमसे जानते रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है mb/qb, ठीक है। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो B का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा mb/q, B की जगह कितना लिखेंगे E/V, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा mb²/qr। अब हम सबको सबका वैल्यू रखना है ना, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा
मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg। भी देखिए वेलोसिटी दे दिया है आपका 2 इंटू 10 टू पावर 5, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 टू पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया 1.6 गुने कितना होता है 10 के पावर -19। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, भले प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में होगा। उसका रेडियस तो क्वेश्चन में दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितना लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100, 100 ऊपर चला गया, मीटर में बदल दिया। 1.6 गया, 2 से ये 4 गया 2 बार में, है ना। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 4 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 19 गया तो 19 ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा, और इधर से गया 10, ये आएगा 12, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो हम तो सॉल्व किए तो कितना आ गया, 2 गुने 10 के पावर 4। तो इतना ही आपका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इसको कंपेयर कर देना है x इंटू 10 टू द पावर 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। मेरा ये आंसर हो गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एरिया दिया हुआ, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेट का एरिया दोनों प्लेट में, सब दोनों प्लेट में किसी एक प्लेट का या दोनों प्लेट का सेम ही होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेपरेशन दिया प्लेट का कितना, 10 सेंटीमीटर। सेपरेशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब कह रहा कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए नॉट 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड द कैपेसिटर एंड पैरेलल टू द प्लेट, यानी कि इसमें क्या कर दिया है, एक सरफेस को इसमें डाल दिया है, ठीक है। सरफेस हम तो मान लेते हैं, इसका एरिया क्या दिया, ए नॉट इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड इंस्टेंट द करंट थ्रू द सर्किट इज 6 एम्पियर। अब इसको मान लीजिए कि इसमें सर्किट से कनेक्ट किया और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई का वैल्यू दे दिया है 6 एम्पियर, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि ए नॉट का वैल्यू, ए नॉट में कितना करंट जाएगा, ये वाला में, यानी ये छोटा वाला पार्ट में कितना करंट जाएगा इसमें, तो इससे इसमें करंट इंड्यूस होगा, है ना। तो हम सब क्या करें, सबसे पहले करंट डेंसिटी लिखेंगे इसके अनुसार। तो करंट डेंसिटी जे बराबर कितना होता है, आई बटा ए। तो करंट दिया हुआ कितना, 6, और शुरू में एरिया कितना है, 16, ठीक है। अब करंट डेंसिटी टोटल क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा ना, तो इसके अंदर भी वही होगा करंट डेंसिटी। तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब इन साइड इसमें पूछ रहा है छोटे वाले पार्ट में करंट, तो आई स्मॉलर, इस वाले पार्ट में करंट निकालना है, तो आई लिखेंगे तो जे इंटू ए होगा, जे इंटू ए, ठीक है। अब एरिया क्या लिख लेंगे, इस समय ए नॉट लिखेंगे, इसमें निकालना है ना करंट, तो इसका एरिया ले लेंगे। तो जे का वैल्यू यहाँ से रख दे 6/16, और ये कितना दिया हुआ है 3.2, तो 16 पॉइंट हटाए तो 10, 2 बार में गया, तो हम सबका कितना निकल के आ जाएगा 0.12, है ना। इतना एम्पियर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में कह रहा है मिली एम्पियर में निकालने के लिए, इसको क्या करेंगे 1000 से हम सब गुना कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है। शुरू में एरिया 16 ही था ना, 16, पॉइंट हटाए 10, 16 गुना 32, तो 12/10, तो 12/10 कितना हो जाएगा, 12/10 1.2 होगा। तो 1.2 को क्या कर दिया हम सब मिली एम्पियर में बदलना है, तो 1000 से गुना कर दिए, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये पॉइंट अगर हम तो कैंसिल करें तो 1200 आ जाएगा, 1200 मिली एम्पियर। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। अगला देखिए, एक दिया है कि ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसका लेंथ 1 मीटर है, और इसको फिल्ड किया गया विद एन आइडियल लिक्विड ऑफ मास 12, ठीक है, एंड क्लोज एट बोथ एंड। तो मान लीजिए कि इस तरह हमसे का क्या है, आपका ट्यूब है। अब ट्यूब इस तरह से बना हुआ, ट्यूब का लेंथ कितना दिया हुआ, ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, इसको हमसे क्या कर दिए, फिल्ड कर दिए पानी से, कोई भी लिक्विड आइडियल लिक्विड से बंद कर दिए। आइडियल लिक्विड जो भरा हुआ है इसके अंदर, उसका मास कितना है 2m है, ठीक है, इतना चीज दिया हुआ। अब इसको कह रहा है दोनों एंड से क्या कर दिया, बंद कर दिया गया एट बोथ एंड्स, यानी इधर भी बंद कर दिया, इधर भी टोटल बंद है, ठीक है। अब कह रहा है ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली
इन हॉरिजेंटल प्लेन, तो इस तरह से करके अब घुमा रहा है, ठीक है, इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो घुमा रहा है तो कह रहा है इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज एफ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से हम सब क्या करेंगे फिक्स करके इसी के अबाउट घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं तो ऐसे करके सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ऐसे करके घुमा रहे हैं हम सब, घूम रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं इस पे जो फोर्स लगेगा अदर एंड पे एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ क्या होगा आपका, अगर इस तरह से घुमाएंगे तो सीडो फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो सीडो फोर्स जो होगा क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये ओमेगा से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से, तो हम सब क्या लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। एम तो आपका इस केस में कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द लिक्विड जो भरा हुआ है, तो 2m हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ही तो आपको निकालना है, ओमेगा स्क्वायर, और दिया हुआ कि इस समय जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे ये वाला फोर्स दिया हुआ है, यही एफ ही लेना है, ठीक है। कह रहा है कि अदर एंड पे इतना फोर्स लग रहा है तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या है रेडियस, तो रेडियस आपका क्या लेंगे हम सब सेंटर ऑफ मास से लेते हैं हम सब, ठीक है, यानी कि रॉड का क्या होता है सेंटर ऑफ मास से ही ना हम सब कंसीडर करते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आर कितना लेंगे, आर सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, टोटल 1/2 L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सब ओमेगा निकाले तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ये दो दो तो कट गया है ना, और ये तो यहाँ पे करा अल्फा का वैल्यू ना, तो ओमेगा यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा √F/m, F/m आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे अब अल्फा 1 हो जाएगा, है ना, अल्फा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अंदर में यहाँ पे दिया ना, इसको कंपेयर करने के लिए कहेंगे किससे F/α m, यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। अगला देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें करंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा देना चाहिए कि इन्फिनाइट मतलब स्टेडी स्टेट में, है ना, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कैपेसिटर क्या हो जाता है शॉर्ट ओपन सर्किट हो जाता है, क्योंकि फुल्ली चार्ज होने पे कैपेसिटर क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे घर में भी क्या है बैटरी जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगर चार्ज में लगाना हो तो कोई काम करनी वो ओपन हो जाता है, ठीक। तो अगर कैपेसिटर टोटल चार्ज हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा तो ये सर्किट अब इतना दूर का रेसिस्टेंस कोई काम का नहीं है और ये भी कोई काम का नहीं है, तो हम सब क्या हो जाएगा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर हो गया 2 ओम, इधर हो गया आपका 3 ओम, इधर हो जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है, और इधर आपका 4 ओम, ये कुछ हो जाएगा, यहाँ पे क्या है बैटरी है 2 वोल्ट, ऐसा करके सर्किट बन जाएगा। तो अब सीधे निकाल लेना, इसमें करंट पूछ रहा है आई का वैल्यू, तो यहाँ पे दिया हुआ ये 6 ओम, ये दिया हुआ 3 ओम, ये दिया हुआ 2 ओम और ये दिया हुआ 4 ओम, तो ये दोनों तो पैरेलल है 3 और 6, 3 और 6 का पैरेलल का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 6/9, कितना आ गया 18/9, तो 2 ओम आ जाएगा। ये दोनों को हटा के 2 ओम कर दिया, 2 ओम 2 ओम के साथ सीरीज में है तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो जाएगा, और फिर 4 और 4 क्या है पैरेलल में, तो 4 और 4 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा आर इक्वल पैरेलल, इस केस में कितना आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि 4 4 पैरेलल में फिर 2 ओम हो जाएगा। यहाँ करंट निकालना है तो आई बराबर क्या ओम्स लॉ लगा दिए V/R, भी आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये कितना है 2 वोल्ट, आर भी 2 दिया हुआ तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया है ट्रूथ टेबल वाला है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, इसका ये ऑप्शन में 1 होना चाहिए, इस पे बहुत सारा लड़का चैलेंज भी किया था, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर जब हम तो देखेंगे y निकालने के क्रम में तो ऊपर वाला जो है ना वो कुछ आएगा आपका a और b बार, ठीक है, ये कुछ ऐसे गया है ना, और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से आया, यहाँ पे हम तो ध्यान से देखें तो ये वाला ऊपर जो आ रहा है इस तरह से, तो ऐसे जाके ए बी बार हो जाएगा, और नीचे वाला का भी देखें तो क्या हो जा रहा है ऐसे करके ये भी आपका क्या हो जाएगा बी बार और एक, ये भी ए बी बार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है आगे ले जाके हम कौन सा गेट लगाएं कि यहाँ पे हम सबको आउटपुट कुछ ऐसा मिले, ट्रूथ टेबल में दिया होगा, ठीक है। तो हम सब एक एक करके रखते हैं, तो सबसे पहले नॉर गेट रखेंगे, तो नॉर गेट रखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा
ए बी बार और प्लस ए बी बार, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा, ए बी बार ही होगा ना, ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे पहले, नॉर गेट में और करेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए तो ए ही होगा, और टोटल ए बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए बार प्लस बी। अब यहाँ से हम सारे ऑप्शन में चेक कर लेंगे, तो पहले 0 0 लेना है, तो 0 0 लेंगे तो ए की जगह 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 0 1, वो सही है पहला। उसका सेकेंड वाला में गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम सब क्या करें, 0 लें, तो 0 लेंगे तो ये 1 होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है, ये गलत, यहाँ पे 1 देना चाहिए। और इसी तरह आपका 1 रखिएगा तो और सब सही हो रहा है, 1 के लिए रखिए तो 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे यहाँ पे तो बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 होगा। एंड गेट दिया है, तो एंड गेट देखिए, एंड गेट तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी बार, गुना करने पे क्या होगा, ये ए है और ये ए है, दोनों जाके गुना होगा, एंड गेट से ए बी बार आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन में रखेंगे तो ए कितना है 0 और बी बार कितना हो जाएगा 1, तो 0 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ 1, एंड तो हो नहीं सकता है। और भी रखेंगे तो और भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो फिर यही आएगा ए बी बार। तो हम सबका नॉर गेट होगा या नैंड गेट होगा, है ना, नैंड से भी आ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन में लेकिन सेटिस्फाई तभी होगा जब ये वाला ऑप्शन में 0 1 1 होगा। ये वाला में बहुत सारा लड़का चैलेंज किया था, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, ठीक है, बोनस इसमें सबको मिला भी था। अब ये देखिए, ये टू लॉन्ग वायर है, ये वाला क्वेश्चन हर बार देता है, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है, तो वायर हम सब बना लेते देखो इस तरह से, एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है, दूसरा यहाँ पे है ना। अब इसमें कह रहा है पी पॉइंट पे आपको, जो पहले वायर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरे वायर से जो है ना कितना डिस्टेंस पे है, ये दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये पहले वायर में करंट 5 एम्पियर का दिया है अपर डायरेक्शन में, और इसमें दिया 4 एम्पियर नीचे के तरफ, ठीक है। अब आपको इसके पी पॉइंट पे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम सब जानते हैं, अगर इनफाइनाइट लाइन वायर है, दोनों क्या है लॉन्ग वायर लिखा हुआ क्वेश्चन में, दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो हमसे जानते हैं इनफाइनाइट लाइन वायर के द्वारा क्या क्या होता है फॉर्मूला, 2k I बटा r, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम सब अगर सॉल्व करें बीपी इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले देखिए ये वायर के द्वारा क्या होगा, इस पी पॉइंट पे ऐसे नीचे जा रहा है, इधर देखेंगे तो बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मतलब डॉट हो जाएगा इसके द्वारा, ये वायर के द्वारा। अब इस पॉइंट पी पॉइंट इधर है, अब करंट ऊपर जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा क्रॉस, अंदर की तरफ होगा ना, तो अंदर मतलब क्रॉस हो जाएगा, यानी कि दोनों 180 डिग्री पे है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या होगा, दोनों घटेगा। तो अब यहाँ पे उस फॉर्मूला से लगाएंगे, तो बीपी बराबर कितना लिखेंगे 2k तो जानते हैं ना म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, ठीक है। तो I बटा R1, I बटा R1, I बताइए शुरू में कितना 4 एम्पियर, तो 4 बटा R1 का वैल्यू कितना लेंगे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुने 10 के पावर -2 होगा, तो ऊपर जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस साइन क्यों देंगे, क्योंकि दोनों 180 डिग्री पे है ना डायरेक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये तो कॉमन है 2k, I भी कॉमन है, I तो लिखेंगे ना, I कितना 5 एम्पियर, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर इसको भी कितना दिया है, इसके बीच में गैप कितना हो जाएगा 6 ये सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे 10 गुने 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करें, 4 4 गया, 5 से 2 बार में गया तो 100 हो गया, और ये हो जाएगा 50, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमसे कहा जाएगा 10 स्क्वायर बाहर ही निकाल लेते हैं, तो 2 गुने म्यू नॉट बाई 4 पाई, के का जगह क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -7, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा के का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 के पावर -7, उसका रिजल्ट से आ जाएगा 10 का स्क्वायर बटा 2 से 2 गया तो 10 के पावर -5, इतना टेस्ला हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे। तो आपका दिया है कितना, ये दिया है ना 10 के पावर -5 टेस्ला, और x का वैल्यू करा तो x यहाँ पे 1 होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको कंपेयर किसके साथ कर रहा है x इंटू 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 तो आ ही गया, तो x का जगह कितना आ जाएगा 1।
अगला देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, एक एक लाइन का। इसमें कह रहा है कि एलसीआर सर्किट है, अल्टरनेटिंग सोर्स ईएमएफ ई दिया है, और आपका करंट रेजोनेंट केस में जानते हैं, रेजोनेंट केस में आई नोट दिया होगा, तो आई नोट बड़ा क्या होता है, ई बटा जेड। जेड इस समय क्या होता है, रेजोनेंट के केस में जेड जो होता है आर के बराबर होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रेसिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, नहीं दुगना कर दे, दुगना कर दे तो करंट क्या हो जाएगा। तो रेजोनेंट के केस में अगर फिर कह रहा है कि इसको हम तो आई डैश लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा ई बाई, अब इसको दुगना कर रहे हैं 2r, ये दुगना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ई बाई आर का वैल्यू वहां से रख दी, ई बाई आर है ना, ई बाई आर कितना लिख सकते हैं, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। रेसिस्टेंस को दुगना करिएगा तो करंट क्या होगा, आधा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2। अगला देखिए, ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको डायरेक्ट कर लिए। किसमें दिया हुआ है क्या, कि एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, refractive index 2 दिया, is coated on a glass slab of refractive index 1.45. What is the minimum thickness of transparent film to be coated for the maximum transmission of green light of wavelength इतना। अब दिया कि लाइट जो है ना इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या हो रहा है कि एक थिन फिल्म बनाया गया है, कोटेड किया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे की ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.45, यानी ग्लास पे कोई रंग चढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा उसका थिकनेस हो जाता है। तो हमसे वो कह रहा है कि ये थिकनेस कितना रखे कि क्या हो, मैक्सिमम ट्रांसमिशन। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे जानते हैं, है ना। ये इसका रिफ्लेक्टेड 2.0 दिया यानी 2 है ना, कोटेड किया गया, ये ग्लास है, ग्लास पे कोटेड है। तो कह रहा है कि इसका वेवलेंथ जो है, लाइट ग्रीन लाइट वेवलेंथ का 550 नैनोमीटर है ना। तो हमसे इस केस में जानते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगा अगर लाइट का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सबसे कम होना चाहिए रिफ्लेक्टेड। तो हम सब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, इस केस में क्या होता है 2 म्यू टी, टी क्या हो गया थिकनेस फिल्म, बराबर क्या होता है एन लैम्डा, ठीक है। अब एन का वैल्यू इस समय क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा, तभी तो म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। टी थिकनेस कम निकालने के लिए एन का वैल्यू कम लेना पड़ेगा, तो एन 1 ले लेंगे, 1 इंटू लैम्डा बटा हमसे अगर क्या हो जाएगा 2 इंटू म्यू, तो म्यू ग्लास का हम सब पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए, वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा की जगह कितना रखना है 550 नैनोमीटर, तो 550 बटा 2 इंटू म्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 550 को 4 से भाग देंगे तो लगभग में कितना आएगा, वो डिवाइड करने को 137.5 आ जाएगा, इतना नैनोमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन है, नहीं हो ही गया, यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए 22 जनवरी शिफ्ट 2 का 25 क्वेश्चन हमसे जेईई मेंस का देख लीजिए, इधर एग्जाम हुआ, और 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पहले से यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।